वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेक्चर 36। लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है? प्रोसीजरल मेमोरी एक स्किल मेमोरी होती है जिसमें आप प्रैक्टिस करके कोई ना कोई चीजें सीखते हैं। जैसे कि आप कुछ खाने का चम्मच से बच्चा सीखता है उसको कैसे खाना है, सुई में धागा कैसे डालना है। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें जो कि स्किल की कैटेगरी में फॉल करती है उसको प्रोसीजरल मेमोरी कहा जाता है। इम्प्लिसिट नेचर जो होती है प्रोसीजरल मेमोरी की, वो डेमोन्स्ट्रेट होती है एमनेशिया पेशेंट्स में जिन्होंने who can master a skill without remembering any of the practice that held to this mastery. फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि रिसर्चर्स ने इनकम्प्लीट पिक्चर्स प्रेजेंट की और पार्टिसिपेंट्स को कहा कि आप आइडेंटिफाई करें इन पिक्चर्स को कि ये कौन सी पिक्चर्स हैं जो कि एमनेशिया के पेशेंट्स थे। ए दिखाई गई, बी दिखाई गई, उन्हें बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें प्रैक्टिस करवाई गई, उन्हें एक स्किल सिखाई गई, तो उसके बाद वो इस चीज को जज कर सकते थे। तो इस चीज से अंदाजा होता है कि आप प्रोसीजरल मेमोरी को लेके चल सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वी डोंट रिमेम्बर वेयर और व्हेन वी लर्न मेमोरी ऑफ आवर बेसिक स्किल। जो कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं हमें याद भी नहीं होता कि हमने ये कब सीखी थी और कैसे सीखी थी, लेकिन हमें करनी आती होती हैं। बाइक साइकिल चलाना या फिर शू लेसिस बांधना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप बताएं कि साइकिल कैसे चलानी है, ऑरली बताएं, तो आप नहीं बता सकेंगे, लेकिन आप वो जब करेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि शू लेसिस कैसे बांधते हैं, किसको पहले पकड़ते हैं किसको बाद में करते हैं, कैसे उठा के किस तरह से गिरा लगाते हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आप उसको ट्राई करेंगे, आप उसको बांधेंगे, तो आप उसको कर लेंगे। तो ये प्रोसीजरल स्किल्स होती हैं जो कि अनकॉन्शियसली आप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उनको ऊपर कॉन्शियसली फोकस करते हैं तो आपको चीजें भूल जाती हैं। जिस तरह ये एक पियानो मास्टर थे जो कि पियानो बजाया करते थे, और उनकी फिंगर्स खुद ही मतलब इतनी उन्हें प्रैक्टिस हो चुकी थी कि उन्हें कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो उसको बजा लेते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद कंसीडर किया कि उनकी उंगलियां किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो किस उंगली को पहले उठाते हैं, किस उंगली को बाद में उठाते हैं। जब उन्होंने इस तरह कंसीडर करना शुरू किया तो वो पियानो बजा ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए कुछ चीजें जो कि हैं अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं, हमें उन्हें वैसे ही हो लेने देना चाहिए। फॉर मैनी स्किल्स जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, उसको वो डिसंगेज होती है माइंड में और लेट इम्प्लिसिट प्रोसीजरल मेमोरी है उसके टेक ओवर कर लेती है। मेमोरी लॉस इन मूवीज, एक्यूरेट और फिक्शनल। जो मेमोरी लॉस दिखाया जाता है मूवीज में, वो एक्यूरेट होता है या फिक्शनल होता है? क्या एक्यूरेसी होती है उसमें, कितना रियलिटी बेस होती है, क्या चीजें नहीं होती? तो रिसर्च में ये इन पे की जाती है। तो बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी गई जिनमें देखा गया कि ये मेडिकली या साइंटिफिकली फॉल कर रही है कि ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल भी रियलिटी पे बेस नहीं करती थी, सिर्फ एक मूवीज मतलब के तौर पर ही स्क्रिप्ट ही था, आप समझ लें। तो ये डिफरेंट मूवीज के बताए हुए हैं नाम। यहाँ पर उन्होंने एक मूवी थी बॉर्ने आइडेंटिटी जो कि 2002 में रिलीज हुई। जैसन बॉर्ने जो कि करेक्टर प्ले किया था उन्होंने मैट डेमन का, और इनकी एपिसोडिक मेमोरी जो है वो लॉस हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें अपने पास की कोई भी चीजें याद नहीं थी। लेकिन सिमेंटिक मेमोरी जो है वो इन्हें जो जो थी वो मतलब उनकी लॉस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें जो नॉलेज बेस्ड उनकी स्किल्स थी, वो ट्रेनिंग वगैरह थी, वो उन्हें बिल्कुल वैसे ही याद थी। तो बाद में ये रिसर्च भी की गई कि हाँ ऐसा होता है। साइकोजेनिक फॉरग्यू आर रेयर कंडीशन, मीन्स के कुछ में ऐसा होता है कि लैक ऑफ मेमोरी, जिसमें हमने देखा कि नेम, रिलेशनशिप, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन तो याद होता है, लेकिन जो पर्सन था वो वैनिश फ्रॉम हिज और हर नॉर्मल लाइफ, ऑफन ट्रैवल फार अवे एंड टेक्स अ न्यू आइडेंटिटी, अपनी नई आइडेंटिटी को तलाश करने जाता था। मतलब एक मूवी थी हु एम आई, ठीक है। जैकी चैन ने इसको किया था कि वो उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद। तो उसने वो कौन है अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए वो इस तरह से उसमें था, इस जदोजहद में था। फिर इन द लॉन्ग किस गुड नाइट, ये एक मूवी थी। जीना डेविस ने इसका रोल प्ले किया, जो कि एक घरेलू खातून थी, और उन्हें अपने लाइफ के प्रीवियस इवेंट्स याद होने शुरू हो गए थे, जो कि उन्हें मतलब याद नहीं थे, लेकिन उन्हें वो बातें याद आना शुरू हो गई। तो उन्हें पता, क्योंकि वो पहले लाइफ में एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम कर चुकी थी। क्यों? और वो उनके सर में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त को उन्होंने खो दिया था। तो ये देखा गया कि ऐसा भी साइंटिफिकली होता है। फिर जो दो मूवीज एक और है जिसमें गजनी है, गजनी तो मैंने भी देखी हुई है लेकिन मुझे सही तरह से याद नहीं है इसकी स्टोरी। और उसके बाद दूसरी फिल्म मेमेंटो की बात की गई थी कि इन्होंने नई मेमोरीज बनाते थे। या यहाँ पर ये दिखाया भी गया है कि लड़की को रोज भूल जाता था कि वो इस हीरो से कल भी मिली थी, वो उसके पास आती थी, उससे वो उसको दोबारा टाइम देता था, दोबारा अपना इंट्रोडक्शन करवाता था।
दोबारा उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी, जब कल दोबारा आते तो भूल चुका होता था कि मैं कल भी इसके पास बैठ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर वोकेबलरी यूज हुई है इन मूवीज के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। इट्स नॉट अ ब्रेक डाउन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये कोई भी शॉर्ट टर्म मेमोरी का ब्रेक डाउन नहीं है, बल्कि एक इनएबिलिटी है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्म करने में। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी तो कुछ सेकंड्स की होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कल की बात उसे आज याद नहीं है और वो कह रहे हैं कि इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुकी है। इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी तो होती 30 सेकंड्स की है। अगर वो कल की बात आज याद रखना चाह रही है तो वो कल की बात तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से दोबारा उसको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाना है, वर्किंग मेमोरी में लाना है। तो इसलिए ये एक इनएबिलिटी है लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का ब्रेकडाउन नहीं नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने मूवी के अंदर जो वोकैबुलरी यूज की है वो गलत है। फिर आगे मेमोरी एंड एजिंग की बात होती है कि एजिंग इंसानों में भी और दरख्तों में भी, हर चीज में हमें नजर आता है कि उम्र के साथ साथ या कह लें कि वक्त के साथ साथ चीजों में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। पहले पत्ते सब्ज होते हैं, फिर जर्द हो जाते होते हैं और फिर रेड हो जाते हैं। ठीक है, और इंसान के भी इसी तरह उम्र के साथ साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी भी इफेक्ट होती है, वर्किंग मेमोरी भी इफेक्ट होती है, जबकि जो वोकेबलरी है वो बिल्कुल उसी तरह रहती है जो चीजें आपने सीखी होती हैं। अब मेकिंग सेंस ऑफ मेमोरी लॉस। अब जो अल्जाइमर के डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनकी क्या सिम्टम्स होती हैं, और नॉर्मल एजिंग की जो मेमोरी लॉस होता है वो किस तरह से होती है। अल्जाइमर्स में आप फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं अपने होल एक्सपीरियंसेस को, जबकि नॉर्मल एजिंग में आपको आप फॉरगेटिंग पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का कोई भी एक पार्ट भूल सकते हैं, पूरा एक्सपीरियंस नहीं भूल सकते। जबकि अल्जाइमर में रियरली आप एबल्स टू रिमेम्बर लेटर, मतलब आप होता है कि आपको वो बाद में भी कभी याद ना आए, लेकिन नॉर्मल एजिंग में होता है कि आपको बाद में चीजें याद आ सकती हैं। ग्रेजुअली अनएबल टू फॉलो रिटन स्पोकन डायरेक्शंस, आप कोई भी रिटन या स्पोकन डायरेक्शंस को फॉलो करने के काबिल नहीं रहते, जबकि नॉर्मल एजिंग में आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ग्रेजुअली अनएबल टू यूज नोट्स एज रिमाइंडर, मतलब जो भी नोट्स आपने बनाए थे एज अ रिमाइंडर के तौर पर आप उन्हें, अल्जाइमर डिजीज है अगर आपको, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मल एजिंग में अगर आप बुढ़ापे में भी चले जाते हैं तो आप अपने नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। ग्रेजुअली अनएबल होते हैं कि अपनी खुद की केयर करना भूल जाते हैं, मेडिसिन लेना, ये सब कुछ। जबकि नॉर्मल एजिंग में यूजली एबल टू केयर फॉर वन सेल्फ, अपनी केयर करने के काबिल होते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जिसको एएम कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या है कि आप अपने इवेंट्स को किस तरह से रिकोलेक्ट करते हैं, इंसान का जो भी पास्ट होता है। इसको मेंटल टाइम ट्रेवल भी कहा जाता है कि आप अपने जो भी बैक में गुजर चुका है उनके स्पेसिफिक कंडीशंस को, सिचुएशंस को अपने माइंड में किस तरह से बनाते हैं। ये ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो है वो मेनली एपिसोडिक मेमोरी होती है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं सिमेंटिक कंपोनेंट्स भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि बर्थडे पे बलून्स वगैरह होते हैं, केक होता है, ये आपकी सिमेंटिक कंपोनेंट है, ये आपका नॉलेज है। लेकिन आपकी भी 6th बर्थडे हुई थी, वो आपका एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब बलून लगे थे, केक आया था, ये सब कुछ। तो जो इनहांस्ड मेमोरी होती है एक और, जिसमें जो अडोलिसेंस के लिए होती है और यंग अडल्टहुड की में ये आती है एट द एज ऑफ द 40 में, जिसको रेमिनिसेंस बम्प कहा जाता है। इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो बेसिक कैरेक्टर के साथ होती है कि सेल्फ इमेज, कि आप अपना सेल्फ इमेज बनाते हैं, एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें आपका सेल्फ इमेज बिल्ड होता है जो आपको कभी लाइफ में भूलता नहीं है। या फिर कोग्निटिव, जिसमें आपकी रैपिडली चेंजिंग्स आ रही होती हैं। कल्चरल लाइफ स्क्रिप्ट, कोई ऐसी कल्चरल शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस जिनको आप रिकॉल कर सकते हैं जिंदगी के किसी भी हिस्से में। फ्लैशबैक मेमोरी, फ्लैशबैक मेमोरी कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि आप सुनते हैं और आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और हाईली चार्ज इवेंट्स होते हैं जिनको आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते। ठीक है, अब एपीएस अटैक, आप सबको याद होगा कि आपने कहाँ पर ये सब सुना था, आप उस वक्त क्या कर रहे थे, 16 दिसंबर का दिन आपको नहीं भूलता। या फिर 9/11 का अटैक, तब जो लोगों ने देखा उन्हें वो चीजें याद रहती हैं। या किसी अपने प्यारे की डेथ हो जाना, उसकी वो न्यूज सुना, आपको सारी लाइफ नहीं भूलती। तो ये एक फ्लैशबैक मेमोरीज होती हैं जो आप कभी नहीं भुला पाते। रिमेम्बरिंग टू डू एक्टिविटीज इन फ्यूचर, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या होती है, अपनी उन एक्टिविटीज को रिमेम्बर करना, उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना जो कि आपके फ्यूचर के रिलेट कर रही होती हैं, फ्यूचर के रिलेटेड होती हैं, नॉट अबाउट व्हाट हैपेंड इन पास्ट। आपके पास्ट में क्या हुआ था उससे रिलेट नहीं करती हैं, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे रिलेट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने आने वाले वक्त में क्या करना है, उस मेमोरी को प्रोस्पेक्टिव मेमोरी कहा जाता है। कि आपने दूध चूल्हे पर रखा है तो वो बॉयल ना हो जाए, आपको याद रखना है उस चीज को।
आपने कल ग्रोसरी करने जाना है, आपको चीजें याद याद रखना है अपने माइंड में, आपको मेडिसिन लेनी है, आपको फला इवेंट अटेंड करना है उस डेट को, आपको आपके घर का ये मसला है, आपको अपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल करनी है। तो ये चीजें पर्सपेक्टिव मेमोरी में आती है कि ये आपके फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, लेकिन वो भी याद रखना पड़ती है आपको। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी के काम नहीं चल सकते, आपकी लाइफ नहीं चल सकती। अब रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी और प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में क्या फर्क है? रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी जो कि शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी होती है, जिसमें आप लुकिंग अप करते हैं, डायलिंग करते हैं फोन नंबर्स को, जबकि विजिलेंस मॉनिटर कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में चीजों को, कि दूध आपने रखा है तो वो बॉयल ना हो जाए। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी में, जिसमें आप रिकॉर्ड इनकोड करते हैं और पास्ट इवेंट्स को रिकलेक्ट करते हैं। जबकि प्रोस्पेक्टिव मेमोरी जिसमें प्रोस्पेक्टिव में प्रॉपर प्रॉम्प्ट होता है कि आप मतलब कि आपने ग्रोसरी करने जाना है। और फिर रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी में स्पेंटिक मेमोरी होगी कि आपने फैक्ट्स थिंग्स और प्रोसीजर को याद रखना है। जबकि प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में हैबिचुअल प्रॉम है कि आपने मेडिसिन की टेक केयर करनी है, रोज आपने मेडिसिन लेनी है रात को, ये सारी चीजें। अब किस तरह से आप मतलब आप सबसे पहले प्लान करते हैं चीजों को कि आपने फला इवेंट अटेंड करना है, ठीक है। फिर आप रिटेंशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की। अगर आपने 2 दिन बाद इवेंट को अटेंड करना है तो 2 दिन में आपके साथ कुछ और चीजें भी तो हो रही होंगी, तो वो सारी रिटेंशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस होंगी। लेकिन आपको फिर क्या करना है कि आपको वो इवेंट जो आपने प्लान किया था उस पर जाने के लिए आपको अपना कोई टाइम क्यों बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो इनिशियली आपको रिकॉल करेगा। और फिर रिकॉल अटेंशन होगी जो कि जिसको मतलब आप मॉनिटर करेंगे, आपने कोई अलार्म वगैरह लगाया है, वो अलार्म बजेगा जिससे आपकी रिकॉलिंग होगी, आपकी इंटेंशन, आप फिर उसको मॉनिटर करेंगे, देन आप उसको आप जाकर उस इवेंट को अटेंड करेंगे, इनहिबिट कर लेंगे, आप उसको उस इंटेंशन को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी का एक मॉडल ये भी है कि आप क्यों बनाते हैं, जो कि आपके हिप्पोकैम्पल मॉड्यूल में सेव हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रंटल सिस्टम में अब क्या क्या चीजें हो रही होती हैं कि आप करंट जो टास्क हो रहे होते हैं माइंड में उसको भी अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। फिर आपने वो जो होल्ड किए होते हैं अपने माइंड के अंदर चीजें कि आपको कल ये करनी है, वो चीजें भी, और फिर जो डिस्ट्रैक्शंस आपके साथ आपके माइंड में हो रही होती हैं वो भी हो रही होती हैं, फिर अवेयरनेस भी होती है, ठीक है। तो ये तमाम एक्शन जो है वो फ्रंटल सिस्टम में मौजूद हो रहे होते हैं। इंटरप्शंस स्पेशल केस ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेमोरी का, कि पार्टिसिपेंट किस तरह से सीरीज ऑफ रिटर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था कि पार्टिसिपेंट को कहा कि आपने क्विज देना है, और फिर उन्हें सेंटर में रोक कर उनसे इंटरप्ट कर दिया गया, उन्हें कोई और चीज करने को कहा गया। लेकिन उन्हें बाद में याद भी रखना है कि वो क्या काम कर रहे थे जिससे उन्हें इंटरप्ट करके दूसरा काम करने को कहा गया था। पार्टिसिपेंट मस्ट रिमेंबर टू रिटर्न टू इंटरप्रेटेड क्विज बिफोर कंटिन्यू। जब पार्टिसिपेंट दोबारा क्विज पे आएंगे तो उन्हें देखना है कि वो क्विज को कहाँ कब छोड़ कर गए थे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पर्सपेक्टिव मेमोरी क्यूज की क्या होती है कि सैलियंस या डिस्टिंक्टेंस, एबिलिटी आपकी फोकल प्रोसेसिंग को अट्रैक्ट करने की, और मीनिंगफुल एसोसिएशन जो भी आपके एक्शंस हो रहे होते हैं उनके साथ। और एग्जाम्पल ऑफ गुड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्यूज की क्या है कि आप ये याद रखते हैं कि आपको घर के जाते हुए कूड़ा बाहर फेंक के जाना, तो आप उसे बेडरूम के सामने रख देंगे, ठीक है, बेडरूम के डोर के सामने रख देंगे, तो आपको अजीब तो लगेगा जब आप गुजरेंगे कि यहाँ पर क्यों पड़ा, तो आपको याद आएगा कि मैंने इसे वेस्ट करना था। फिर आपको याद रखना है कि आपको लंच लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे कि अपने लैपटॉप पे एक स्टिकी नोट लगा देंगे कि आपको लंच लेके जाना है। फिर आपने देखना है कि आपको अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, तो आप कार स्टेयरिंग पर स्टिकी नोट लगा देंगे। तो ये चीजें आपको क्यों बड़े जरूरी होते हैं लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती हैं जो आपको चीजें करने को भुला सकती हैं, इसलिए लेकिन आपकी चीजें करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ नहीं चल सकती। तो आप किस तरह से क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से गुड पर्सपेक्टिव मेमोरी क्यूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं। ये रिसर्च में भी देखे गए हैं, मोर रिसेंट रिसर्च है कि जो वर्क फील्ड में स्पेशली एविएशन और मेडिसिन में देखा गया है कि बड़ा जरूरी होते हैं क्यूज। बहुत सारे जब एक्सीडेंट्स हुए, प्लेन क्रैश हुए, पायलट को कुछ चीजें अगर इंटेंशनली याद नहीं रहती, तो जिस चीज की वजह से ये देखा गया कि क्यूज आपकी लाइफ में कितने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 36। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।